हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भारत की कृषि के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग भारत की मिट्टियों को अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। आठों मिट्टी के प्रकार के आठों मिट्टी के बारे में विशेषताएं क्या है, कौन कौन से फसल के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, ये सब के बारे में हम लोग जानकारी अच्छी तरीके से ले लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है भारत का भूगोल के नाम से, आप वहाँ पर जाकर बारीकी से सभी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आज के इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे ये जो हमारे भारत के जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों, आपको पता होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है दोस्तों। उसके कुल भूमि के कितने हिस्से पर कृषि की जाती है इसके बारे में देखते हैं। पता है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि होता है दोस्तों। यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों तो भारत की जो कुल एरिया है दोस्तों उसके आधा से अधिक भाग पर कृषि होती है। ठीक है, और 4% भूभाग पर चारागाह होती है। वहीं हम बात करें दोस्तों तो लगभग 21% भूमि पर वन है और 24% भूमि बंजर और बिना उपयोगी का भूमि है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि जितने भारत का क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर कृषि होती है, 4% भूभाग पर चारागाह है और 21% भूभाग पर आपका वन है। शेष 24% भूभाग बंजर है या फिर कोई उपयोग का नहीं है दोस्तों। अगर हम कृषि की बात करें दोस्तों तो इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है। अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें दोस्तों तो ये जो कृषि है दोस्तों यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इसका चर्चा है दोस्तों संविधान के आपका 7वीं अनुसूची में किया गया है दोस्तों। ये दोस्तों संविधान का पार्ट है दोस्तों। अगर आप लोगों ने संविधान को विस्तृत रूप से नहीं देखा है और अगर आप देखना चाहते हैं और हमारे द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों जीके है बाय रामविलास सर, वहाँ पे जाएंगे और भारतीय संविधान के नाम से आपका ये एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें कि लगभग 29 वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें कि टोटल संविधान का सारा प्रावधान बताया गया दोस्तों। अगर आप लोग ये पढ़ना चाहते हैं संविधान को विस्तृत रूप से तो आप वहां पर जा सकते हैं दोस्तों। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे एक आपका टेलीग्राम चैनल है जीके बाय रामविलास सर के नाम से, आप वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा किए थे कि कितने अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में क्या क्या चीज का वर्णन किया गया है ना, और कौन से मुद्दे पर कौन कानून बना सकता है, इस सब के बारे में हम लोग संविधान में पढ़ते हैं, जो कि ये आपका इस चैनल पे करा दिया गया है। तभी आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो एग्रीकल्चर दोस्तों, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ये किस विषय का मुद्दा है तो राज्य सूची का मुद्दा है। ठीक है, इसका उल्लेख संविधान के 7वें अनुसूची के प्रविष्टि 14 में किया गया है। वही अगर हम बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय कृषक आयोग ने 4 अक्टूबर 2006 को यह सिफारिश किया था कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में लाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। वर्तमान में भी दोस्तों कृषि एक कैसा किस विषय का मुद्दा है तो राज्य सूची का ही मुद्दा है। यानी कि ये कृषि पर जो भी कानून होगा दोस्तों ये राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, उसके कुछ हम लोग अब ऐतिहासिक तथ्य को अगर देखने की प्रयास करें दोस्तों तो कृषि एवं खाद्य मंत्री बनने वाले पहले जो व्यक्ति हैं दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री बने थे। ठीक है, ये अंतरिम मंत्रिमंडल के अधीन एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल, यानी कि दोनों में अंतरिम मंत्रिमंडल ये था दोस्तों जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, और जब भारत आजाद हो गया तो पहले मंत्रिमंडल का गठन किया गया। दोनों में दोस्तों ये कृषि एवं खाद्य मंत्री के रूप में बिहार के जो व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कृषि एवं खाद्य मंत्री रहे थे। बाद में जब हमारा संविधान ये बनकर तैयार हो गया था तो ये प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी ये राष्ट्रपति के पद पर ये आसीन हुए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये 1950 से पहले किस पद पर आसीन थे तो कृषि एवं खाद्य मंत्री के पद पर ये आसीन थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग कुछ विधियों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। विभिन्न प्रकार की कृषि और उसके विधि के बारे में चर्चा करते हैं। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ये जो चैप्टर है दोस्तों ये चैप्टर इसलिए भी ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये जो है कॉमन चैप्टर है कई सब्जेक्ट का। जैसे अगर हम बात करें तो अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में भी कृषि है। इसके अलावा जब हम आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां भी आपको कृषि नामक एक चैप्टर मिलेगा। फिर अगर आप साइंस के कोई सेक्टर पढ़ेंगे दोस्तों जैसे कि मान लीजिए बायो, तो वहां पे भी कुछ कृषि के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यानी कि इस तरह से अगर देखने की प्रयास करें दोस्तों तो 3 विषयों का एक कॉमन चैप्टर है। ठीक है, इसलिए इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कुछ विधियों के बारे में। सेरिकल्चर के अधीन क्या चीज का आपका ये सेरिकल्चर में क्या चीज किया जाता है दोस्तों,
कौन सी विधि है सेरिकल्चर? सेरिकल्चर के अधीन दोस्तों रेशम कीट पालन किया जाता है। रेशम कीट पालन करना कुछ विधि के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो सेरिकल्चर विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहीं अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मधुमक्खी पालन करना ये किस विधि के अंतर्गत आता है, तो एपीकल्चर, या फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि एपीकल्चर के अधीन क्या किया जाता है, तो मधुमक्खी का पालन किया जाता है, कि मधुमक्खी को किस तरह से पालन किया जाए, है ना, किस तरह से इसे पाला जाए। वहीं बात करें दोस्तों तो पीसी कल्चर का, तो पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये सब टॉपिक से। तो हमने 3 देखा, सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन से संबंधित है, एपीकल्चर मधुमक्खी की पालन से संबंधित है, पीसी कल्चर आपका मत्स्य पालन है, फ्लोरिकल्चर आपका फूलों का उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, वहीं बीटी कल्चर की बात करें दोस्तों, तो अंगूर की खेती किस तरह से किया जाए उसके बारे में ये बीटी कल्चर के अधीन किया जाता है दोस्तों। वर्मी कल्चर की बात करें दोस्तों, तो ये केंचुआ पालन के बारे में बताता है। पोमो कल्चर फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर रह जाए पोमोलॉजी, तब उसमें हो जाएगा आपका ये फलों का अध्ययन। ठीक है, लॉजी आ जाएगा तो अध्ययन, और कल्चर आ रहा है तो ये विधि है। ठीक है, यही क्या है दोस्तों, विधि है। ओलेरी कल्चर की बात करें दोस्तों, तो ओलेरी कल्चर के अधीन क्या किया जाता है, सब्जियों का उत्पादन के बारे में चर्चा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर ये बागवानी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, एरोपोनिक्स में हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना। ठीक है, एरोपोनिक्स, एरो का मतलब देखिए एयर, एयर मतलब क्या होता है, हवा। इसी से आप ध्यान रखें दोस्तों कि एरोपोनिक्स हवा में पौधों को उगाना, बहुत आपका जो साइंस है दोस्तों आगे चल दिया है। ठीक है, वहीं अगर बात करें दोस्तों तो जल में भी पौधे को उगाया जाए, यानी मृदा रहित कृषि करना, ये किस विधि के अंतर्गत होता है दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स, है ना, जल में पौधे उगाना। आपको पता होगा कि जल जहां जहां आएगा उसमें हाइड्रो का प्रयोग अगर हो जाए तो समझ जाना कि ये जल से संबंधित है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको आप बार बार देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर संभव हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और जब आपको टाइम मिले तब आप इसे एक बार रीडिंग देंगे, जिससे कि आपका पकड़ मजबूत बनी रहेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि दोस्तों भारत में चावल की क्या स्थिति है। ठीक है, बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ आप लोगों के साथ जुड़े दोस्तों, नई आंकड़ों के साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो कहता है भारत में चावल, भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के लगभग 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है दोस्तों। ठीक है, 47 भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल क्या है दोस्तों, चावल है। भारत में मुख्य खाद्य फसल क्या है दोस्तों, चावल है। आप भारत के अधिकांश हिस्से में देखेंगे तो आपको चावल मिलना ही मिलना तय है दोस्तों। ठीक है, भारत विश्व का 28% चावल उत्पादन करता है। ये जो आंकड़ा है दोस्तों, ये 2024 से 25 के नवीनतम आंकड़े को आपको दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों चावल उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम हो गया है। ठीक है, वहीं कुछ दिन पहले की बात करें दोस्तों, तो ये प्रथम स्थान पर चीन था, लेकिन वर्तमान आंकड़ों के अनुसार दोस्तों चावल उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है, जबकि दूसरे स्थान पर आपका चीन है। ये भी आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो विश्व के कुल कितने उत्पादन भारत करता है दोस्तों, चावल का 28%। ठीक है, और इसी उत्पादन के साथ भारत का स्थान विश्व में कौन सा है दोस्तों, प्रथम स्थान है, दूसरे स्थान पर चीन है। वहीं हम बात करें दोस्तों भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक उत्पादन चावल का होता है। ये तो बताए भी हैं कि सबसे अधिक खाद्य उत्पादन किसका होता है दोस्तों, चावल का होता है। IR20 चावल की अधिक पैदावार की एक किस्म है, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। IR20 किसका किस्म है दोस्तों, चावल का एक किस्म है, जो जिससे कि अधिक पैदावार किया जाता है। ठीक है, ये चावल की स्थिति होगी। अगर चावल की स्थिति को भारत में देखने का प्रयास करें दोस्तों, तो भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल वाले एरिया में किया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में। वहीं बात करें दोस्तों विश्व में गेहूं के उत्पादन का। ठीक है, कहता है विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। चावल में कहेगा दोस्तों, तो चावल में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, प्रथम स्थान है। पूरे विश्व में जितना उत्पादन होता है उसका 28% हिस्सा अकेले भारत उत्पादन करता है। ठीक है, इसी के साथ भारत का स्थान प्रथम है। वहीं हम बात करें दोस्तों गेहूं उत्पादन में, तो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है, जबकि दूसरे स्थान पर हमारा प्यारा भारत है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों भारत जो है विश्व का लगभग 13 से 14% गेहूं उत्पादन करता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, तो देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है, जबकि चावलों की बात किए थे दोस्तों, तो ये 47% भूमि पर, ये कृषि योग्य भूमि में 47% भूमि पर आपका चावल का उत्पादन होता है। इसीलिए तो सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल के रूप में देखा जाता है दोस्तों चावल को। देश में गेहूं उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। जबकि चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वहां पर मेंशन नहीं किया गया दोस्तों, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पर है। अब इस दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, पंजाब और उत्तर प्रदेश में, यानी कि कुल जो देश में हमारा गेहूं का उत्पादन होता है दोस्तों, उसमें से सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
अब उत्तर प्रदेश में क्यों होते हैं, इसका एरिया भी बहुत ज्यादा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। वहीं हम बात करें दोस्तों पंजाब में क्या कहता है दोस्तों कि कम भूमि में ही ज्यादा गेहूं का उत्पादन कर लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पर है, जबकि ऑल ओवर में बात करें तो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। तो क्वेश्चन क्या रखेंगे दोस्तों ध्यान में, सिर्फ क्वेश्चन अगर पूछ दे कि गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है तो उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर जैसे ही जोड़ दे दोस्तों कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तब आ जाएगा आपका पंजाब। इसे भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये जो उत्पादन हो रही है दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, यानी कि हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। कहता हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, और उसमें भी देखा जाए तो चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर वृद्धि की बात करें दोस्तों तो गेहूं में हुई थी। किसका, हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व में, आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। वहीं भारत में जो हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन दो फसलों पर पड़ा था दोस्तों, गेहूं और चावल पर, लेकिन सबसे ज्यादा ये वृद्धि हुई थी किस में, तो गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। मेक्सिको और फिलीपींस में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता वाली किस्में विकसित की गई थी, कहाँ, इंडिया में दोस्तों, ठीक है। कहता मेक्सिको और फिलीपींस में, माफ करेंगे दोस्तों, ये मेक्सिको और फिलीपींस की बात कर रहा है, ठीक है। इंडिया वाला अभी आएगा MS स्वामीनाथन वाला, तब वहां पर पढ़ेंगे। मेक्सिको में दोस्तों अधिक उत्पादन वाले किस्म वाला कौन सा फसल का उत्पादन किया गया था दोस्तों, तो गेहूं। वहीं फिलीपींस में बात करें दोस्तों, फिलीपींस में चावल, ठीक है, चावल की अधिक उत्पादकता वाले किस्म की विकसित किया गया था, ठीक है। ऐसे भी आपको पता होगा दोस्तों फिलीपींस की राजधानी आपका कहाँ है दोस्तों, तो मनीला है, और मनीला को अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये मनीला में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, तो यहाँ पर रिसर्च होते रहता है, ठीक है, ये फिलीपींस के मनीला में। तो चावल के जो अधिक उत्पादन वाले किस्म है यहाँ पर भी पहली बार आपका विकसित किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूरे विश्व में ये हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। जो ही भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आया गया है, ये जो छूट रहा है इसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये हरित क्रांति के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ग्रीन रेगुलेशन यानी भारत में रेगुलेशन जी, ठीक है। भारत में हरित क्रांति, कहता है भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया है, ठीक है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, लेकिन विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1967-68 में हुई थी। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है दोस्तों, पंतनगर को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पंतनगर कहाँ है, उत्तराखंड में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जितना भी आप इस लेक्चर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1967-68 में हुई थी। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे माना जाता है, पंतनगर, उत्तराखंड को कहा जाता है। वहीं बात करें दोस्तों, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ खोला गया था, तो GV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर वहीं कहाँ, उत्तराखंड की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो GV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, ये भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था दोस्तों। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दूध उत्पादन से है, आगे चर्चा करेंगे किस उत्पादन का संबंध ये किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो दूध उत्पादन का संबंध दोस्तों श्वेत क्रांति से, इसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। श्वेत क्रांति का जनक कहेगा था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति का जनक भारत में कहेगा था MS स्वामीनाथन, लेकिन विश्व में कहेगा नॉर्मन बोरलॉग। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना दोस्तों 1986 में हुई थी, ठीक है। अब हम लोग ये क्रांति पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये झूम खेती के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, कि झूम की खेती क्या होता है, ठीक है। झूम की खेती से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, स्थानांतरित कृषि के विश्व में विभिन्न नाम। स्थानांतरित कृषि को ही दोस्तों झूम की खेती भी कहा जाता है, ठीक है, झूम की खेती भी कहा जाता है। तो पहले हम लोग झूम की खेती होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि झूम की खेती को कौन से क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। आइए पहले हम लोग झूम की खेती किसे कहते हैं उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखते हैं दोस्तों, स्थानांतरित कृषि है, ये कौन सी कृषि दोस्तों, स्थानांतरित कृषि। इसी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग झूम की खेती भी कहते हैं, या इसी को कर्तन या दहन कृषि भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका कई नाम है दोस्तों, कौन कौन है, स्थानांतरित कृषि, झूम की खेती, कर्तन या दहन कृषि, ये तीन नाम है दोस्तों, तीन नाम है, ये तीनों नाम ध्यान में रखेंगे। अब इसे कहते किसको है दोस्तों,
कहता है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वनों की एक हिस्से को काटकर और जलाकर साफ किया जाता है और यहाँ कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद उपजाऊ क्षमता कम होने पर किसान उस भूमि को छोड़कर दूसरे स्थान पर खेती करने चले जाते हैं। ठीक है, जैसे समझने का अगर प्रयास करें दोस्तों कि मान लिया जाए कि ये वन है। ठीक है, वन के कहता है कुछ हिस्सों में जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, कुछ हिस्सों में जो पेड़ पौधे होते हैं उस पेड़ पौधे को काट लिया जाता है। काट करके उपयोगी उपजाऊ बनाने के लिए वहीं पर क्या किया जाता है, उस पेड़ पौधों को या झाड़ियों को जला दिया जाता है। जलाने से राख बनती है, उसके बाद में फिर यहाँ पर आपका उपयोगी भूमि उपयोगी आपका कृषि योग्य भूमि बन जाता है और यहाँ पर खेती करती है। और जब खेती करते करते जब उपजाऊ क्षमता इसका क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है जब उपजाऊ क्षमता, तब क्या होता है कि यहाँ से फिर किसान हटकर दूसरी जगह पहुंच जाता है और दूसरी जगह पर दूसरे जंगली एरिया में पहुंच जाता है। यहाँ भी क्या होता है, जंगल के कुछ हिस्सों को काटती है और काट करके यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ये जलाएगा और जला के फिर से इसको कृषि योग्य भूमि को बनाएगा और फिर यहाँ खेती करेगा। और जैसे ही फिर इसका उपजाऊ क्षमता समाप्त होगी तब फिर ये दूसरी जगह पर पहुंचेगा और फिर से यही क्रिया करते रहेगा। तो देखिए स्थान में अंतर हो रही है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्थानांतरित कृषि, या इसी को क्या कहते हैं, झुंड की खेती, या इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, कर्तन एवं दहन की खेती करते हैं। ठीक है, वही इसकी क्या क्या विशेषताएं उसके बारे में भी देख लेते हैं। कैसा स्थानांतरित कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है दोस्तों, इसकी प्रोसेस क्या है। कहता है पेड़ पौधों को काटकर जला दिया जाता है और राख को मिट्टी में मिलाकर उर्वरता बढ़ाई जाती है। राख से आपका उर्वरता बढ़ती है, ये आप ध्यान रख लिए। चक्रीय पद्धति कहता है जब भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है तो किसान उसे खाली छोड़कर दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं ताकि पुराने स्थान पर प्राकृतिक वनस्पति पुनः विकसित हो, यानी कि जो पहले जहां पर काटा था वहां पर फिर से पेड़ पौधे उग जाए। कहता है यह कृषि मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों जैसे अमेजन बेसिन, अफ्रीका और पूर्वोत्तर भारत जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, ये सब में जनजातीय समूहों द्वारा किया जाता है। यानी कि ये जो कृषि की जाती है मुख्य रूप से एसटी कम्युनिटी वाले लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी अनुसूचित जनजातियों के द्वारा किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है दोस्तों, कहता है इसके कारण मिट्टी का क्षरण और वनों का विनाश होता है, इसलिए कई स्थानों पर इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है ना। इससे बिल्कुल पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, वनस्पति काटा जाता है, मिट्टी का क्षरण होती है ना, इसलिए इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। ठीक है, इस खेती में आमतौर पर कम लागत वाली टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया जाता है। आपने समझ लिया होगा दोस्तों, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, आपका झूम की खेती इसी को कहते हैं, या कर्तन एवं दहन की खेती भी इसे कहा जाता है। अब ये जो स्थानांतरित कृषि है दोस्तों, इसको विश्व में विभिन्न नामों से जाना जाता है, विभिन्न नामों के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम इधर जो लिखा हुआ दोस्तों, ये क्षेत्र का नाम है और ये विधि, ये कृषि का नाम है। ठीक है, क्या कहा जाता है। अगर हम उत्तर पूर्वी भारत की बात करें दोस्तों, यानी कि इस एरिया की अगर हम बात करें दोस्तों, इस एरिया में पूर्वोत्तर असम मेघालय वाले एरिया में, तो वहां पर जो झूम की खेती होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे झूमिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे झूमिंग कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर पूर्वी भारत में झूम की खेती को या फिर आपका स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है, झूमिंग कहा जाता है। वहीं हम बात करें मैक्सिको कहाँ है दोस्तों, तो मैक्सिको आपका उत्तरी अमेरिका का एक देश है। मैक्सिको में ये झूम की खेती या स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, मैक्सिको में मिल्पा, तो मौत से दोनों है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं हम बात करें दोस्तों ब्राजील में क्या कहा जाता है, तो ब्राजील में रोका कहा जाता है। ब्राजील में क्या कहा जाता है दोस्तों, रोका कहा जाता है ना। या इसे ध्यान रखेंगे, ब्राजील को रोको, मैक्सिको में मिल्पा, है ना, पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग, मलेशिया में लदांग, लो यहाँ भी है, लो से शुरू है। ठीक है, मलेशिया में लदांग कहा जाता है। वहीं हम बात करें दोस्तों हिमालय की पट्टी यानी हिमालयन एरिया में क्या कहा जाता है, तो खिल कहा जाता है। हिमालय के एरिया में इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, खिल के नाम से जानते हैं। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, वहां पर क्या नाम से जानते हैं, वालरे के नाम से जानते हैं। तो वालरे के नाम से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, सीधे आप राजस्थान भी आप ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा। ओडिशा में क्या कहा जाता है, तो बिरगा या तो बारिंगा कहा जाता है। ओडिशा में क्या कहते हैं दोस्तों, स्थानांतरित कृषि को बिरगा या बारिंगा कहा जाता है। आज का लेक्चर दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बराबर पूछा जाता रहा है। ठीक है, इससे भी खूब सारा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ये क्रांति से भी आपको बताए थे कि कौन सी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, ये एक बार चर्चा किए थे, जैसे श्वेत क्रांति के बारे में देखे थे, दूध उत्पादन से, वहीं यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों। विभिन्न कृषि क्रांतियां एवं संबंधित उत्पादन। अब ये क्रांति का मतलब क्या था दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए, क्रांति का मतलब होता है बदलाव, है ना, हमेशा सकारात्मक ये सुधार हो, ठीक है, सकारात्मक बदलाव हो, उसे ही दोस्तों क्रांति कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें हरित क्रांति में देखे थे दोस्तों, हरित क्रांति में गेहूं और
गेहूं और कौन था दोस्तों, गेहूं और चावल, ये दो फसल पर प्रभाव डाला था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर डाला था, गेहूं के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया था दोस्तों। तो ये गेहूं के लिए क्या हो गया, एक क्रांति हो गई, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ध्यान देखिए दोस्तों, तो ये दोनों खाद्यान्न फसल है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो खाद्यान्न फसल में जो सकारात्मक वृद्धि हुई दोस्तों, ये किस क्रांति के तहत हुई, हरित क्रांति के तहत हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है। वहीं बात करें दोस्तों श्वेत क्रांति का उत्पादन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध किससे है दोस्तों, तो दुग्ध उत्पादन से है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे भी दूध कैसा होता है दोस्तों, सफेद होता है, श्वेत होता है, तो श्वेत क्रांति, ठीक है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध आपका मछली उत्पादन से है, ठीक है। वही मछली पालन का आता दोस्तों, तो वो पीसी कल्चर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे दोस्तों, उर्वरक क्रांति से है, ठीक है। वहीं बात करें अंडा उत्पादन ये का संबंध रजत क्रांति से है। अगर रजत क्रांति का संबंध क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों किससे है, ये अंडा उत्पादन से। रजत का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी सफेद होता है, रजत का मतलब सामान्य रूप से चांदी होता है, ठीक है। तो ये जो अंडा का जो कलर होता है, आप ध्यान रखने के लिए आप कुछ भी सोच सकते हैं दोस्तों, ताकि आप याद रख सकें, ठीक है। तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। ऐसे भी देखते होंगे सरसों पीला भी होता है दोस्तों और काला भी होता है। तो पीला वाला सरसों ध्यान रखिएगा, तिलहन आपको सरसों से सिर्फ लिए गए हैं, लेकिन तिलहन से संबंधित जितने भी आपका फसल है दोस्तों, सबका संबंध पीली क्रांति से है, ठीक है। कृष्ण क्रांति, जिसको ब्लैक रिवोल्यूशन भी कहते हैं दोस्तों, ये बायोडीजल से संबंधित है, ठीक है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। दोनों लाल होता है दोस्तों, टमाटर पकने पर लाल हो जाती है और ये तो लाल होता ही है, ठीक है। ध्यान रखने का प्रयास करें दोस्तों। तो लाल क्रांति का संबंध आपका ये टमाटर एवं मांस से है। वहीं बात करें दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। किससे दोस्तों, झींगा मछली उत्पादन से है। वहीं बात करें दोस्तों अगर बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध आपका फल उत्पादन से है। वहीं बात करें अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अमृत क्रांति का संबंध किससे दोस्तों, नदी जोड़ो परियोजना से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। आलू कैसा होता है दोस्तों, गोल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो आलू उत्पादन से है। वहीं बात करें दोस्तों स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे दोस्तों, तो बागवानी से है, ठीक है। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा से है। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा से है। अब काली क्रांति कच्चा तेल या उत्पादन से है, ठीक है। यही यहाँ पर काली क्रांति या ये आपका कहाँ है, कृष्ण क्रांति, ये दोनों में जोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये फैक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जितना टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब हम लोग कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं कृषि से संबंधित दोस्तों। कहता है भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोक्ता में विश्व में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। उर्वरक उत्पादन में भी और उपभोक्ता में भी, दोनों में दोस्तों आपका तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका है। वहीं बात करें दोस्तों भारत नाइट्रोजनी उर्वरक की अपनी खपत का 94% तथा फॉस्फेटी उर्वरक की खपत का 82% उत्पादन करता है। यानी कि जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है दोस्तों, फर्टिलाइजर है दोस्तों, उसका जो है जितना खपत होता है उसका 94% तो उत्पादन कर लेता है, लेकिन 6% उसको मंगाना पड़ता है, यानी कि बाहर से मंगाना पड़ता है, आयात करवाना पड़ता है। वहीं अगर फॉस्फेटिक उर्वरक की बात करें तो 82% ही उत्पादन कर पाता है और शेष को बाहर से मंगाना पड़ता है। वहीं हम बात करें तो पोटेशियम उर्वरक पूरी तरह से आयात पर निर्भर है दोस्तों। भारत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी पूछा भी गया है दोस्तों, ये कुछ हाल फिलहाल के एग्जाम में, जैसे बिहार दरोगा के एग्जाम में इससे जुड़े क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन से उर्वरक पर भारत पूर्णतः आयात पर निर्भर है, तो पोटेशियम उर्वरक पर भारत पूर्णतः आयात पर निर्भर है दोस्तों। आम, केला, चीकू, खट्टे, नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है दोस्तों, पहला है। ये जितने भी उत्पादन दिख रहा है दोस्तों, आम है, केला है, चीकू है, खट्टे नींबू है, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, ये सब के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा भारत का। वहीं बात करें दोस्तों फल एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है दोस्तों, दूसरा है और प्रथम स्थान चीन का है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन सा देश है दोस्तों, चीन है। तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है, कौन, चीन। वहीं तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान दोस्तों ये दूसरा है, ये ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो क्यूरिंग कहते हैं। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्यूरिंग कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग भारत में चाय की खेती के बारे में देखते हैं। भारत में चाय की खेती की क्या स्थिति है दोस्तों। कहता है भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। अगर आप ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ज्योग्राफी के अधीन ही देखे होंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा है ब्रह्मपुत्र घाटी के अधीन क्या क्या आता है
है ना, यानी ये असम वाले क्षेत्र की बात किया जा रहा है, असम पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र की बात किया जा रहा है दोस्तों। तो भारत में सबसे पहले चाय की खेती कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1840 में असम की ब्रह्मपुत्रा घाटी में प्रारंभ हुई थी। वहीं चाय की पत्तियों में दोस्तों कुछ हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, कैफीन एवं थीन। कैफीन एवं थीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका हानिकारक पदार्थ है दोस्तों। चाय की पत्तियों में कैफीन एवं थीन पाए जाते हैं। भारत में सर्वोत्कृष्ट चाय यानी कि सबसे उच्च क्वालिटी का चाय दोस्तों दार्जिलिंग में पाया जाता है। ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। सबसे हाई क्वालिटी का चाय दार्जिलिंग में पाया जाता है। वहीं विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय ताइवान में पाया जाता है। सबसे विश्व प्रसिद्ध उलांग की चाय कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ताइवान में पाया जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। कॉफी की बात करें तो दोस्तों कॉफी में कहता है सबसे उच्च कोटि का कॉफी या कहवा अरेबिका है। कौन है दोस्तों? अरेबिका। कॉफी या कहवा इसी का नाम है दोस्तों। कॉफी उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान दोस्तों कर्नाटक राज्य का है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मेंशन कर लीजिएगा कि कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक का है, जो बाबा बुदन की पहाड़ी पर उगाया जाता है, पहली बार उगाया गया था दोस्तों। तो सबसे उच्च कोटि का कहवा का नाम क्या है दोस्तों? अरेबिका है। इसके अलावा कहवे के अन्य दो किस्म है दोस्तों, रोबस्टा एवं लिबेरिका। रोबस्टा एवं लिबेरिका। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, लिबेरिका किसका किस्म है? तो कॉफी या कहवे के। अरेबिका भी किसका है दोस्तों? कॉफी या कहवा का किस्म है। सबसे उच्च कोटि का आपका अरेबिका है दोस्तों। मोका कहवा दोस्तों यमन में उगाई जाती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखते हैं फसल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कहता है मक्का में जो व्हाइट बड रोग होता है दोस्तों और धान में खैरा रोग होता है, ये किसकी कमी से होता है दोस्तों? जस्ता की कमी से होता है। मक्का में व्हाइट बड रोग जो होता है दोस्तों ये जस्ता की कमी से, वहीं धान में खैरा रोग होता है दोस्तों जस्ता की कमी से, जिंक की कमी से होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है दोस्तों कि खैरा रोग किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होती है दोस्तों। वही हम बात करें ऑर्किड की खेती। ऑर्किड क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहता है ऑर्किड एक रंगीन एवं मनोहर पुष्पीय पौधा है। ठीक है, यानी फूल वाला पौधा है दोस्तों ऑर्किड। ऑर्किड क्या है दोस्तों? रंगीन एवं मनोहर पुष्पीय पौधा है। भारत में फूलों की खेती का 9% ऑर्किड से प्राप्त होती है ना। 9% जो फूल की खेती प्राप्त होती है दोस्तों किससे प्राप्त होती है? ऑर्किड से ही होती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों? इत्र निर्माण में। इत्र का मतलब सेंट, सेंट के निर्माण में, सजावटी चीजों में, खाद्य पदार्थों में एवं पारंपरिक दवाइयों में ऑर्किड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में इसकी खेती दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्य में किया जाता है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है दोस्तों, वहां पर ऑर्किड की खेती की जाती है। ठीक है, इसके लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त क्षेत्र है। इसीलिए तो अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट की कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों ऑर्किड स्टेट किसे कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। आगे हम लोग एक अन्य आपका फसल के बारे में देखते हैं दोस्तों, जिसका नाम है ग्वार, क्लस्टर बीन। कहता ग्वार एक लेग्यूमिनेसी फसल है। ग्वार के बीज से दोस्तों ग्वार गोंद पाया जाता है, प्राप्त होता है। गोंद किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो आपका ग्वार से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तेल एवं गैस उद्योग में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तेल एवं गैस उद्योग में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है गोंद का। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है दोस्तों कि ग्वार आपका गोंद उत्पादन में पहला स्थान विश्व में कौन सा है दोस्तों? तो इंडिया है अपना। ठीक है, राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और वो भी राज्य में देखेंगे तो राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कॉफी एवं सुपारी के बारे में। ये तो कॉफी के बारे में देख ही लिए थे। कहता है कर्नाटक सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो बता ही दिए थे दोस्तों। कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में। आप सुपारी भी ध्यान रखेंगे। सुपारी देखेंगे दोस्तों, पान में जो देखेंगे ये जो पाया जाता है दोस्तों थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, तो ये सुपारी है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। वहीं कर्नाटक का जो दोस्तों चिकमंगलूर है वो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में एक जगह है दोस्तों चिकमंगलूर, जो कि कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग अंगूर के बारे में देखते हैं दोस्तों। कहता है कि नासिक, जो कि महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध शहर है दोस्तों नासिक, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ दोस्तों? केरल में होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश है। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो केसर उगाया जाता है दोस्तों, वो कहाँ उगाया जाता है? जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है दोस्तों। सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? ये आपका जम्मू कश्मीर में ही है। आप इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, भारत का एकमात्र राज्य जहां पर कि आपका केसर की खेती की जाती है तो आपका जम्मू कश्मीर है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे।
वहीं बात करें दोस्तों सिक्किम। सिक्किम जो भारत का पहला जैविक खेती राज्य घोषित किया गया है दोस्तों। सिक्किम भारत का पहला जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग राज्य घोषित किया गया है। जैविक खेती को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों? सिक्किम है। अरहर जिसे तूर भी कहा जाता है दोस्तों, उसको लाल चना और पीजन पी भी कहा जाता है। ठीक है, अरहर जिसको लहर भी हम लोग कह देते हैं दोस्तों सामान्य भाषा में, अरहर या तूर को लाल चना या फिर पीजन पी भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आज मैं ये टॉपिक को समाप्त ही कर देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा लंबा होगा तो आप पेशेंस बनाएंगे दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें तो अरहर वाला हो गया। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है, किसका? अरहर एवं तूर का। ठीक है, लाल रेशे वाली अमेरिकी कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। ठीक है, लंबे रेशे वाले अमेरिकी कपास देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में दोस्तों नरमा कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। जब कपास की खेती होती है दोस्तों, कपास की खेती सबसे ज्यादा आपका इस हिस्से में होती है, गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में दोस्तों सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। ठीक है, काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है दोस्तों। तो जब इसका फूल आ रहा हो कपास का दोस्तों, तो कहता है आकाश बादल रहित होना चाहिए। बादल रहित कहने का मतलब हुआ जहाँ की बादल नहीं होना चाहिए, उस समय आपका ये अगर कपास का फूल आए तो कपास की खेती सबसे ज्यादा ये अच्छे होते हैं दोस्तों। विश्व में कहता है दोस्तों कि लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है दोस्तों? अमेरिका है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ी उत्पादक एवं निर्यातक यानी कि उत्पादन भी करता है और बेचता भी है। ठीक है, दूसरे देश में भेजता भी है, तो कौन है दोस्तों? अमेरिका है। कुछ अन्य फैक्ट है दोस्तों, कहता है अन्न भंडारण करते समय दानों में यानी कि जो दाना होता है दोस्तों उसमें 10% से नीचे नमी होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। ठीक है, 10% नमी की मात्रा होना चाहिए। जैसे आप धान रखते हैं, गेहूं रखते हैं, जब इसको भंडारण करते हैं किसी आपका कोठे में या फिर ड्रम में रखते हैं, तो उसमें 10% से नीचे नमी होनी चाहिए। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दलहनी फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा दोस्तों? तो कोबाल्ट है। अब ऋतु के आधार पर दोस्तों फसलों का वर्गीकरण किया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं और इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, रबी फसल, खरीफ फसल और एक है जायद फसल, जिसे गर्मा फसल भी कहते हैं। बस ये पढ़ेंगे और एक अनुसंधान केंद्र होगा दोस्तों, बस ये आपका ये लेक्चर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं रबी फसल क्या होता है। रबी फसल वैसे फसल होते हैं दोस्तों जिसकी बुआई अक्टूबर या नवंबर महीने में होती है। अक्टूबर नवंबर महीने में इसकी बुआई होती है, यानी कि ठंड के महीने में। ठीक है, ठंड महीने में इसकी बुआई होती है और कटाई इसका दोस्तों मार्च अप्रैल में हो जाती है। यानी जब होली का आसपास समय होता है दोस्तों, उस समय इसकी कटाई होती है और ठंड के समय में इसकी बुआई होती है। इसका प्रमुख फसल कौन कौन सा है दोस्तों? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, ये सब आपका रबी फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है, अब बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर महीने में, कटाई मार्च अप्रैल में। इसका उदाहरण भी पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं तो आपको उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अक्टूबर नवंबर में को ध्यान में रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो गेहूं, जौ, चना ये सब इसी समय में अक्टूबर नवंबर में ही बोया जाता है, ठंडी के समय में, और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। वहीं बात करें दोस्तों खरीफ फसल की। खरीफ फसल की जो बुआई होती है दोस्तों जून जुलाई के महीने में होती है, यानी कि वर्षा ऋतु में इसकी बुआई होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बाद बोई जाने वाली फसल होती है। मानसून के बारे में दोस्तों डिटेल चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर दिए हैं। तो जून जुलाई के महीने में इसे बोया जाता है और नवंबर दिसंबर के महीने में, ठंडी के महीने में लगभग ये काटा जाता है। मुख्य फसल कौन सा है दोस्तों? वर्षा ऋतु में जो बोया जाने वाला है, तो सबसे ज्यादा प्रमुख फसल कौन है? धान है, गन्ना है, तिलहन है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अरहर है, कपास है, मूंगफली है, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन, ये सबको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धान, गन्ना ये सब तो खूब पूछा जाता है कि किस प्रकार का फसल है, तो खरीफ फसल है। कब बुआई होती है? जून जुलाई महीने में, और कटाई होती है नवंबर दिसंबर महीने में। वहीं बात करें दोस्तों गर्मा फसल या जायद फसल के बारे में। ये क्या होता है दोस्तों? इसकी जो बुआई होती है आपका शरद ऋतु और गर्मी ये दोनों के बीच के समय में होती है दोस्तों, यानी मई जून में इसकी बुआई होती है दोस्तों, और जुलाई अगस्त में इसकी कटाई हो जाती है। कौन कौन सा फसल है दोस्तों? गर्मा फसल, राई है, मक्का है, ज्वार है, जूट है, मड़ुआ है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब जो दोस्तों फसल है ये सब आपका गर्मा फसल या जायद फसल का उदाहरण है, इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए हम लोग कुछ कृषि अनुसंधान केंद्र यानी कि जिसे रिसर्च सेंटर कहते हैं दोस्तों, ये भारत के कुछ अनुसंधान केंद्र को देख लेते हैं दोस्तों। इसी के साथ ये लेक्चर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसे आप छोड़कर मत भागिए। ठीक है,
केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? कटक में है। वहीं हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो फिलीपींस की राजधानी आपका मनीला में स्थित है, जो बताए थे आपको दोस्तों। ठीक है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है दोस्तों, जो कटक कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है। वहीं देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है कोयम्बटूर। ठीक है, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। यही बात करें दोस्तों, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। ये दोनों में कंफ्यूजन ना करेंगे दोस्तों, यह राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है और ये रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, वो भी भारतीय गन्ना वाला है और वो राष्ट्रीय गन्ना वाला है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन कहेगा तो कोयम्बटूर, लेकिन गन्ना अनुसंधान केंद्र कहेगा तब चले जाएंगे आप लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश में है। वहीं बात करें दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तो शिमला में है। ठीक है, आलू क्रांति कौन से किससे संबंधित है दोस्तों? तो गोल क्रांति है। ठीक है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? जोराहट में है। कहाँ है दोस्तों? जोराहट में है। वहीं बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है। कहाँ है दोस्तों? चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है, जो कि कॉफी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, और यहीं पर आपका रिसर्च सेंटर भी है। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोट्टायम में है। रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? कोट्टायम में, जो केरल में स्थित है दोस्तों। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो मैसूर में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? मैसूर में है। वहीं बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है दोस्तों? बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है दोस्तों, जो कि आपका राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासारगोड में है। कासरगोड, जो मेरे ख्याल से ये केरल में होगा, थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा दोस्तों। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, जो यूपी में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। ठीक है, और केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान संस्थान ये पुणे में है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, पुणे में ये स्थित है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका रिसर्च सेंटर वाला फैक्ट है, ये समाप्त हो जाती है। कुछ अन्य रिसर्च सेंटर दोस्तों आपके इस मानचित्र में है, आप इसे जूम कर करके देख लीजिएगा दोस्तों। मैं यहीं पे रोक देता हूं अपने वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, इसे आप एक दो बार ध्यान में रखेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा कुछ और फैक्ट है, इसे भी मैं पढ़ लेता हूँ, आप उस मैप को देख लीजिएगा। ठीक है, तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना दोस्तों 1905 ईस्वी में पूसा बिहार में हुआ था। बिहार में एक जगह है दोस्तों पूसा, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, लेकिन 1936 में नई दिल्ली में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो हेड है दोस्तों, वो पूसा में बनाया गया था, बिहार में, जो समस्तीपुर में स्थित है दोस्तों, लेकिन 1936 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसे पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दोस्तों, इसकी स्थापना 23 मई 1929 को हुई। इसकी मुख्यालय दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है। प्रमुख फसलों का जन्म स्थान सभी का प्रश्न रहता है दोस्तों कि धान का पहला जन्म स्थान कहाँ है? तो भारत और इंडोनेशिया में धान का जन्म स्थान है दोस्तों। मक्का की बात करें मध्य एशिया में है, मध्य अमेरिका में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। गेहूं की बात करें तो मध्य एशिया में। तंबाकू सबसे पहले जो जन्मस्थली है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, रबर दक्षिणी अमेरिका यानी कि ब्राजील के एरिया में वो जन्मस्थली है। उड़द जो भारत में है, भारत वाला आप ध्यान रखिएगा, धान और उड़द है ना। मसूर चीन का जो जन्मस्थली है। ठीक है, अरहर अफ्रीका, सोयाबीन चीन, मूंग जो भारत का आपका जन्मस्थली है, ज्वार आपका भारत का है, चाय चीन का जन्मस्थली है। कॉफी की बात करें तो ब्राजील। ठीक है, कॉफी बहुत ज्यादा ब्राजील में होती है दोस्तों। आलू का जन्मस्थली इंडिया में नहीं है, पेरू है दोस्तों। पेरू कहाँ है दोस्तों? तो पेरू आपका दक्षिणी अमेरिका का एक देश है दोस्तों। ठीक है, गन्ना जो भारत का जन्मस्थली है, टमाटर मैक्सिको का है, बाजरा आपका अफ्रीका का है। ठीक है, इस प्रकार से ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं ये जो लेक्चर है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉमन लेक्चर है दोस्तों, कॉमन सब्जेक्ट है कई विषयों का। ठीक है, कॉमन टॉपिक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा ये एग्जाम में मदद करेगा दोस्तों। इसलिए हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।